हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मेरी हमारी बायो की ये क्लास है। बायो हम स्पेशली यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एसएससी, रेलवे, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ये वीडियोस बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहेगी इन सभी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सारा हम वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस इन सभी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, बायोलॉजी में हम जूलॉजी पोर्शन को शुरू किए थे, जिसमें सबसे पहले बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हमने थोड़ा सा देखा, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो देखा। फिर पहला चैप्टर हमारा सेल का था। सेल को बहुत अच्छे से हमने पढ़ा, सेल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उसके बाद सेकंड चैप्टर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा था। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सारा बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर किया, फिर उससे भी रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देख लिए थे। अभी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, मतलब परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र भी आज खत्म हो जाना है। परिसंचरण तंत्र के 4 पार्ट होते हैं, मैंने बताया था, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स तथा लिम्फ। तो हमने ब्लड और हार्ट वाला पोर्शन पढ़ लिया है। आज ब्लड वेसल्स, लिम्फ, ब्लड ग्रुप, ये सारी चीज़ें पढ़ के इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पॉइंट्स देखेंगे, फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो आज इस सर्कुलेटरी सिस्टम का थर्ड वाला पॉइंट था, मतलब ब्लड वेसल्स वाला, वो पढ़ेंगे। इसमें ब्लड वेसल्स को देख लेते हैं क्या है। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, क्योंकि बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये सारे पॉइंट होते हैं, कुछ भी स्किप करने वाले नहीं होते। सब कुछ बिल्कुल ढूंढ के एग्ज़ाम के ही नज़रिए से एक एक पॉइंट नोट किया जाता है इसमें। तो वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो पसंद आ जाया करे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करिए, लाइक कर लीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो सबसे पहला हेडिंग है वह ब्लड वेसल्स का है। ब्लड वेसल्स के बारे में अब थोड़ा सा आप जान लीजिए, फिर हम सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ब्लड वेसल्स की बात की जाए तो रक्त वाहिकाएँ, जिसे हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ये हृदय से शुद्ध रुधिर का प्रवाह रुधिर वाहिनियों द्वारा शरीर के समस्त भागों में होता है। तो हमारे हार्ट में जो प्योर ब्लड होता है, उसका जो प्रवाह होता है वो हमारे ब्लड वेसल्स के द्वारा शरीर के पूरे पार्ट में बॉडी के होता है। तो ब्लड वेसल्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं हमारे जो प्योर ब्लड है उसको पूरी बॉडी में पहुंचाने का, तथा शरीर में से फिर से यही ब्लड वेसल्स जो इम्प्योर ब्लड है वह हमारे हार्ट में लाने का कार्य करती हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, किसी भी रुधिर वाहिनी अर्थात ब्लड वेसल्स में रक्त का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रुधिर वाहिनियाँ कई आकार की होती हैं, मतलब इनका साइज जो है वह डिफरेंट होता है। सबसे मोटी जो वेसल्स होती है, इसके व्यास की बात कर ली जाए तो लगभग 1 सेंटीमीटर, तथा सबसे पतली वेसल्स जो होती है इसके व्यास की बात कर ली जाए तो 0.001 मिलीमीटर होती है। अब रुधिर वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती हैं, ये भी जान लीजिए। आर्टरीज हो गई हमारी, वेन्स हो गई, और ब्लड कैपिलरीज हो गई। तो यही चीज़ आगे हमें जानना है। अब आर्टरीज, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, आर्टरीज किसे कहते हैं, धमनियाँ या आर्टरीज वे रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती हैं। तो ये क्या काम करती हैं, हृदय से जो हमारा ब्लड होता है उसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं, जो प्योर ब्लड होता है वो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इन्हें धमनियाँ कहते हैं। इनमें सामान्यतः शुद्ध रुधिर अर्थात जिसे मैंने बोला था ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड बहता है। तो यही क्वेश्चन बनता है कि आर्टरीज में कैसा ब्लड बहता है, तो हमारी आर्टरीज में प्योर ब्लड बहता है। लेकिन यहीं पर बात कर ली जाए पल्मोनरी आर्टरी की, तो इसका एक अपवाद होता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वह हमारे हार्ट से लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। तो पल्मोनरी आर्टरी में सिर्फ अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी आर्टरीज में शुद्ध रक्त बहता है।
तो यही वाला क्वेश्चन बनता है और ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो इसको आप ध्यान रख लीजिए। देखिए यहाँ पर यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पल्मोनरी आर्टरी के अतिरिक्त इनमें शुद्ध रुधिर बहता है, मतलब सभी आर्टरीज में जो है वह प्योर ब्लड बहता है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों की दीवारें मोटी तथा लचीली होती हैं। धमनियों का भीतरी व्यास गुहा कम होता है। इनमें कपाट मतलब जो वॉल्व है वह नहीं पाया जाता। इनमें रुधिर अत्यधिक दबाव के कारण झटके के साथ बहता है। धमनियाँ रुधिर न रहने पर चिपचिपी नहीं है। इनका रंग गुलाबी या चटक लाल का होता है। ये त्वचा से दूर गहराई में स्थित होती हैं। इनमें हर समय कुल रुधिर का लगभग 15% अंश भरा होता है। तो ये तो कुछ और चीज़ें थी आर्टरीज से रिलेटेड, लेकिन जो यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाली बात होती है वो शुरू में ही जो हमने पढ़ा यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो बाकी चीज़ें आप अगर भूल भी जाइए तो चलेगा, लेकिन ये जो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट है ये आपको नहीं भूलना है। जैसे कि पल्मोनरी धमनी, हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी आर्टरीज में प्योर ब्लड बहता है। ये चीज़ बिल्कुल याद रखिए, रट लीजिए। अब दूसरा क्या है, शिराएँ हैं। शिराएँ भी जान लेते हैं, अर्थात वेन्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो दूसरा शिराएँ। शिराएँ वे रुधिर वाहिनियाँ होती हैं जो रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर वापस ले आती हैं। अब इसका भी एक अपवाद होता है, पल्मोनरी शिरा के अतिरिक्त इनमें अशुद्ध रुधिर बहता है। तो जहाँ भी वेन्स की बात होगी वहाँ इम्प्योर ब्लड इसमें बहता है, लेकिन इसका जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, वह पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन में हमेशा इम्प्योर ब्लड बहता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आगे आ जाते हैं। पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स की बात की जा रही है, तो पल्मोनरी वेन्स में सिर्फ शुद्ध रक्त बहता है, बाकी सारे वेन्स में अशुद्ध रक्त बहता है। जिस तरह से हमने देखा था कि सारे आर्टरीज में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त बहता है। अब बस यहाँ से यही दो क्वेश्चन बनता था जो कि मैंने बता दिया। अब तीसरे पे आ जाते हैं। हमारी ब्लड कैपिलरीज इसी का जो पार्ट है। आर्टरीज मतलब धमनियाँ सिरों पर पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती हैं, जिन्हें आर्टेरियोल्स कहते हैं। आर्टेरियोल्स विभिन्न ऊतकों में प्रवेश कर पुनः ये डिवाइड हो जाती हैं, फिर से पतली पतली कैपिलरीज बनाती हैं। ये कोशिकाएं दोबारा से मिलकर वेन्यूल्स या सिरकाओं का निर्माण करती हैं, और यही सिरकाएं पुनः आपस में मिलकर वेन्स का निर्माण करती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ब्लड कैपिलरीज या रुधिर कोशिकाएं किसे कहते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है। रुधिर कोशिकाओं की बात की जाए तो ये बहुत ही महीन होती हैं। इतनी बार इनमें डिवाइडेशन हो जाता है कि ये बहुत ज़्यादा महीन होती हैं। इनकी भित्ति की मोटाई केवल एक कोशिका की जितनी होती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। रुधिर कोशिका तथा ऊतक कोशिकाओं के बीच उपर्युक्त सभी पदार्थों का आदान प्रदान होता है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, अवशिष्ट पदार्थ हुए, छोटे छोटे अणु, घुलित खाद्य पदार्थ, ये सारे इन सभी के का रुधिर कोशिका तथा ऊतक कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान ये सारे करते हैं, तथा रुधिर के माध्यम से आवश्यक पदार्थों का परिसंचरण भी होता है। तो ये तो जानने वाली चीज़ें नहीं थी, इतना तो आपको पता ही होगा। फिलहाल ब्लड कैपिलरीज को हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का जो लास्ट टॉपिक था, लसिका या लिम्फ जिसे कह लीजिए, तो हम लसिका के बारे में भी जान लेते हैं। ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। लिम्फ की बात की जाए तो कोशिकाओं के चारों ओर द्रव की एक पतली परत होती है, ऊतक द्रव्य कहते हैं या टिश्यू फ्लूइड जिसे कहते हैं। रुधिर एवं कोशिकाओं के मध्य होने वाले पदार्थों के आदान प्रदान इसी ऊतक द्रव्य के माध्यम से होता है। वास्तव में रुधिर कोशिकाओं से पदार्थ जैसे भोजन, ऑक्सीजन आदि सबसे पहले इसी ऊतक द्रव्य में ही विश्रित होते हैं और तब ऊतक द्रव्य में कोशिकाओं में। तो ये तो प्रोसेस हो गई जो हमारे पदार्थों का आदान प्रदान हुआ, इसी प्रकार विस्तृत होते हैं और तब ऊतक द्रव्य में कोशिकाओं में। इसी प्रकार कोशिकाओं से पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया आदि पहले इसी ऊतक में, ये जो टिश्यू फ्लूइड है, इसमें विस्तृत होते हैं, फिर इस द्रव्य से रुधिर कोशिकाओं में। तो ये बात हुई ऊतक
यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड की बात हुई लिम्फ के अंतर्गत, क्योंकि हमारी कोशिकाओं के चारों ओर जो द्रव्य की एक पतली परत होती है वह टिश्यू फ्लूइड कहलाती है। लसिका जिस वाहिनी में एकत्रित होती है उसे लिम्फ वेसल्स कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि लसिका या लिम्फ जिस वाहिनी में एकत्रित होती है उसे क्या कहते हैं, लिम्फ वेसल्स कहते हैं। लिम्फ की बात की जाए तो ये ब्लड से कैसे डिफरेंट होता है, तो हमारे लिम्फ का कोई कलर नहीं होता है, यह एक रंगहीन तरल पदार्थ होती है जो ऊतकों एवं रुधिर वाहिनियों के बीच के रिक्त स्थान में पाया जाता है। तो ये लिम्फ की पोजीशन की बात की जाए, ऊपर अभी हमने पढ़ा भी कि लिम्फ हमारा कहाँ पर स्थित होता है, तो जो टिश्यू होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं इन्हीं के बीच में ये पाया जाता है। यह रुधिर प्लाज्मा का ही, जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसी का एक पार्ट है, जो ब्लड कैपिलरीज की पतली दीवारों से डिफ्यूज़न द्वारा बाहर निकलने से बनता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और लिम्फ से क्वेश्चन बनता है, हमारे लिम्फ में WBC उपस्थित होता है लेकिन RBC इसमें नहीं होता है, इसी कारण से ये रंगहीन होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब लिम्फ से रिलेटेड लिम्फ का कार्य थोड़ा सा सुन लीजिए। इसका कार्य क्या होता है, तो लसिका ऊतकीय द्रव्य जो हमारा होता है एवं उन पदार्थों को रुधिर तंत्र में वापस लाती हैं जो धमनी केशिका से विसरित हो जाती हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर लिम्फ नोड के बारे में भी कुछ होगा। यह है रुधिर की तरह, यह लाल रंग का नहीं होता, ये मैंने बता ही दिया, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता। इसका रासायनिक संगठन प्लाज्मा की भांति होता है, तो ये प्लाज्मा की भांति होता है। इसके बाद इनमें विशेष प्रकार की WBC कोशिकाएं होती हैं जिन्हें लिम्फोसाइट्स कहते हैं। जिस प्रकार रुधिर केशिकाएं मिलकर वेन्यूल्स का निर्माण करती हैं, लसिका वाहिनियां अंततोगत्या मिलकर थोरैसिक डक्ट तथा दाहिनी लसिका वाहिनी जो राइट लिम्फेटिक डक्ट बनाती हैं, जो हृदय के निकट शिरा तंत्र में खुलती हैं। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जानकारी के लिए है। लसिका की रचना की बात कर ली जाए, यहीं पर देख लीजिए लिम्फ की रचना की। तो लिम्फ की रचना रक्त प्लाज्मा से मिलती जुलती है, किंतु यह मामूली रूप से भिन्न हो सकती है। लसिका अर्थात हमारी लिम्फ में श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। ये पॉइंट आपको बार बार देखने को मिल रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। लसिका जो लिम्फ वेसल्स हैं कहीं कहीं पर फूल कर गांठें बनाती हैं जिनको लिम्फ नोड्स कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि लिम्फ नोड कहाँ पर होती हैं, हमारे लिम्फ वेसल्स से ही लिम्फ नोड का निर्माण होता है। ये गांठें डोरी में मनकों की भांति प्रतीत होती हैं, जैसे मोतियों की माला होती है, बिल्कुल उसी तरह से लिम्फ नोड लिम्फ वेसल्स में दिखाई देती हैं। अब ये लिम्फ नोड कहाँ पर पाई जाती हैं, आगे ये बताया गया है। मनुष्य के गर्दन, आर्म पिट्स आदि में सबसे अधिक संख्या में लसिका गांठें मौजूद होती हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स कहाँ पर पाई जाती हैं। हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स कहाँ पर पाई जाती हैं, ये हमारे लिम्फ जो नोड्स हैं कहाँ पर पाई जाती हैं, गर्दन में और आर्म पिट्स में सबसे अधिक संख्या में होती हैं, जबकि यह मनुष्य के गले में टॉन्सिल्स में भी पाई जाती हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये नेक में, आर्म पिट में और हमारी गले में जो टॉन्सिल्स होती हैं इनके पिंड पर भी पाई जाती हैं। अब यहाँ पर लसिका के कुछ कार्य और जान लीजिए जल्दी से। लिम्फ के क्या कार्य हैं, सबसे पहले तो ये टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ वाटर होता है। शरीर में प्रवेश करने वाले जल के लिए लिम्फ वेसल्स अस्थायी रिजर्वायर का कार्य करती हैं। अधिशेष जल का अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शंस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, हमारी बॉडी में जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वह इस लिम्फ में संरक्षित होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, लसिका द्वारा बड़े बड़े अणुओं जैसे प्रोटीन, हार्मोन आदि को रुधिर परिसंचरण में ले जाकर डाला जाता है। क्योंकि ये अणु रुधिर कोशिकाओं की भित्तियों को नहीं भेद पाते, अतः ये अणु सीधे रुधिर परिसंचरण में नहीं पहुंच पाते। तो हमारी जो लिम्फ होती है यह ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स का भी कार्य करती हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट भी
हमारी लिम्फ के द्वारा होता है, ये भी देख लीजिए। इसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, तो लिम्फ में मौजूद जो लिम्फोसाइट्स होती हैं ये रोगाणुओं को नष्ट कर संक्रमण से मनुष्य की सुरक्षा करती हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अब आगे यहाँ पर बताया गया है आपको डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड, लसिका और रुधिर में क्या अंतर होता है। यहीं पर थोड़ा सा जो इन दोनों के बीच अंतर है वो देख लीजिए एक चार्ट के माध्यम से, तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लसिका या लिम्फ की बात की जाए तो हमने बताया यह रंगहीन होता है, इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जबकि रुधिर का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं कम संख्या में होती हैं, बहुत कम मात्रा में होती हैं, जबकि रुधिर में हमारी सबसे ज़्यादा मात्रा में आरबीसी होती है। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट में आते हैं। लसिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं अधिक संख्या में होती हैं, जबकि हमारे ब्लड में श्वेत रुधिर कणिकाएं लसिका के अनुपात में कम संख्या में होती हैं। यहाँ पर आरबीसी सर्वाधिक होती है। लसिका में अर्थात लिम्फ में फाइब्रिनोजन की मात्रा कम होती है, फिर भी यह ब्लड क्लॉटिंग की शक्ति इसमें निहित होती है, तो हमारे लिम्फ में भी ब्लड क्लॉटिंग की शक्ति होती है, पावर होता है, जबकि इसमें फाइब्रिनोजन की मात्रा कम ही अमाउंट में होती है। लेकिन ब्लड की बात की जाए तो हमारे ब्लड में फाइब्रिनोजन की मात्रा अधिक होती है, जिससे यह आसानी के साथ ब्लड क्लॉटिंग कर सकता है। तो ये तो था हमारे लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस। अब आगे ब्लड ग्रुप को जान लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है ब्लड ग्रुप से। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो 1902 ईस्वी में 1902 ईस्वी में कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया था कि सभी मनुष्यों का रुधिर कैसे होता है, एक समान नहीं होता है। रुधिर आदान के लिए मतलब जो रुधिर हम देते हैं एक दूसरे को डोनेट करते हैं, रुधिर आदान के लिए देने वाले व्यक्ति और लेने वाले व्यक्ति का रुधिर समान होना चाहिए। तो इन सब के लिए ब्लड को जो हम डोनेट करते हैं या देते हैं या आदान प्रदान करते हैं उसके लिए कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली बात तो सेम ग्रुप का ब्लड होना चाहिए, तभी वो ब्लड दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है। अब ये सारी प्रोसेस कैसे होता है ये भी जान लेते हैं। एंटीबॉडी और एंटीजन क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें यही जानने वाली चीज़ है। हमारा रक्त जो है, हमारा ब्लड लाल रक्त कोशिकाओं, श्वेत रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स से बना होता है। ये हमने अपनी पहली ही क्लास में बहुत डीप में देखा था रक्त के बारे में। तो अगर आपने ना देखा हो तो एक बार अब आगे का देखने से पहले उसको जाकर देख लीजिए, तो चीज़ें याद आ जाएंगी आपको कि हमने क्या क्या पढ़ा था। बात हो रही है यहाँ पर एंटीबॉडी और एंटीजन की, तो अब देख लेते हैं क्या है हमारे ब्लड में, क्या है WBC, RBC और प्लेटलेट्स पाया जाता है, इससे मिलकर हमारा ब्लड बना होता है। यह कोशिकाएं प्लाज्मा नाम के तरल पदार्थों में तैरती रहती हैं। इस तरल पदार्थ में एंटीबॉडी और एंटीजन भी पाया जाता है। तो हम ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरल में तैरती रहती हैं, इसी में एंटीबॉडी और एंटीजन भी पाया जाता है। एंटीबॉडी की बात कर ली जाए, एंटीबॉडी किसे कहते हैं, तो एंटीबॉडी क्या होती है, वह प्रोटीन होती है। पहली बात तो एंटीबॉडी एक तरह की प्रोटीन होती है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि बैक्टीरिया वायरस से लड़ने में मदद करती है हमारी बॉडी की। यह प्रोटीन एंटीबॉडीज़ बाहरी तत्वों बैक्टीरिया और वायरस की पहचान करके शरीर की जो इम्यून सिस्टम है उसको सूचित करती है। हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र इन बाहरी तत्वों को नष्ट कर देता है। तो हमारा शरीर कैसे बैक्टीरिया और वायरस से लड़ता है, हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे पता चलता है कि हमारी बॉडी में किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस ने आक्रमण किया है, मतलब आ गया है, तो यही एंटीबॉडी जो है यह हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को सूचित करती है और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र तब सजग हो जाता है और यह इन बाहरी तत्वों को नष्ट कर देता है। तो ये तो बात रही एंटीबॉडी की। लैंड स्टीनर ने पता लगाया कि मानव की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे एंटीजन कहते हैं। तो दूसरा एंटीजन है, यह भी एक तरह का प्रोटीन है। एंटीबॉडी और एंटीजन से भी रक्त समूह का निर्धारण होता है। तो
अब जो हम ब्लड ग्रुप देखते हैं उसका निर्धारण कैसे होता है, मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि किस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो वह यही एंटीबॉडी और एंटीजन निर्धारित करती है, हमें बताती है कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी इन दोनों का पता किसने लगाया था, एक क्वेश्चन यहीं से बनता है, तो लैंडस्टीनर ने पता लगाया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एंटीजन और एंटीबॉडी का पता लैंडस्टीनर ने लगाया था। एंटीजन की बात की जाए, हम पहले एंटीजन अभी देख रहे हैं, तो एंटीजन दो तरह का होता है, ऐसा लैंडस्टीनर ने बताया था, एंटीजन ए और एंटीजन बी। लैंडस्टीनर ने मानव में 3 प्रकार का ब्लड ग्रुप निर्धारित किया था, लेकिन बाद में क्या हुआ था, एक चौथे प्रकार का ब्लड ग्रुप डे कैस्टिलो तथा एस्ट्रली ने बताया था। जो लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप बताया था, लैंडस्टीनर के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए, यही 3 ब्लड ग्रुप लैंडस्टीनर ने डिस्क्राइब किया था, बताया था। जो हमारा चौथे तरह का ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप होता है, इसके बारे में कौन बताया था, डी कैस्टिलो तथा एस्ट्रली ने बताया था चौथे तरह के ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में। तो यहाँ पर आपको 3 देख रहा है, एक नीचे आ गया है। तो ये हमारे 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं, ए बी और ओ। अब यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से हम ब्लड ग्रुप को समझेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे, बस आप सुनते जाइए। अगर आपके पास कहीं नोट ना हो तो नोट भी कर लीजिए मैं जो बोल रही हूँ। ब्लड ग्रुप ए की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, एंटीजन होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन होता है, एंटीजन ए होता है। ब्लड ग्रुप बी, इसमें एंटीजन बी होता है। तो ए में सेम प्रकार का, मतलब उसी के भांति ए एंटीजन होता है, बी में बिल्कुल उसी की तरह का बी एंटीजन होता है। ओ की बात की जाए, ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, जबकि ब्लड ग्रुप ए बी की बात की जाए तो यहाँ ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बात की जाए एंटीबॉडी की, तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी इसका अपोजिट मतलब बी एंटीबॉडी होगा। ब्लड ग्रुप बी की बात की जाए तो इसमें एंटीबॉडी ए होगा, लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन तो ए और बी दोनों होते हैं, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी इसमें नहीं होती है। और ब्लड ग्रुप ओ की बात कर ली जाए तो ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, जबकि एंटीबॉडी इसमें ए और बी दोनों होते हैं। ये चीज़ यहाँ से क्वेश्चन बनता है और यहीं से हमें समझ में आएगा कि किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को कौन सा ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ाया जा सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब आगे हम ये जान लेते हैं कि किसको कौन सा रक्त दिया जा सकता है। तो इस चीज़ को आगे ये एक डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। अगर आप सिर्फ इतना भी ध्यान रख लेंगे, इस एरो का मुंह किधर है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, इससे पूरा ब्लड ग्रुप आपको समझ में आ जाना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप ओ है, तो ब्लड ग्रुप ओ की बात की जाए तो यह ब्लड ग्रुप ओ ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और बी ग्रुप वाले को भी दे सकता है। तो ओ, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, किसे, ब्लड ग्रुप ओ को, क्योंकि ये सभी ब्लड ग्रुप वाले ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर की बात की जाएगी तो ब्लड ग्रुप ओ हमारा क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। सभी ब्लड ग्रुप वाले इससे ब्लड ले सकते हैं। ये खुद मतलब ब्लड ग्रुप ओ वाले को भी दे सकता है अपना ब्लड, ब्लड ग्रुप ए वाले को भी दे सकता है, डोनेट कर सकता है। ओ ब्लड ग्रुप ए बी को भी डोनेट कर सकता है और बी को भी डोनेट कर सकता है। तो ओ को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल डोनर कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर का। यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे कहते हैं, मतलब यह सभी से एक्सेप्ट कर सकता है, ये सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, इसे ही एक्सेप्टर कहेंगे। आप देख रहे होंगे ए बी को, तो ए बी जो है यह खुद के ब्लड ग्रुप वाले से भी ब्लड ले सकता है, मतलब ए बी से भी ये ब्लड ले सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाले से भी ये ब्लड ले सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाले से भी ये ब्लड ले सकता है और ओ से भी ये ब्लड ग्रुप ले सकता है। तो यह क्या हुआ, हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर हुआ। ओ ब्लड ग्रुप की बात की जाए,
ए ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो ए ब्लड ग्रुप अपने वाले ब्लड ग्रुप से तो सारे ले सकते हैं, जैसे ए वाला ए वाले से ब्लड ले सकता है, ए वाला और किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है, और ये दे किसको सकता है, ए बी को दे सकता है। बी वाले की बात की जाए तो बी वाला किसको डोनेट कर सकता है, ए बी वाले को डोनेट कर सकता है और खुद अपने ब्लड ग्रुप वाले को डोनेट कर सकता है। ये ले किससे सकता है, मतलब अगर इसको ब्लड ग्रुप बी जिसका है उसको अगर ब्लड लेने की ज़रूरत पड़ी तो वो किससे लेगा, वो ओ से ले सकता है और खुद बी से ले सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये था रुधिर आधान, मतलब किस ब्लड ग्रुप वाले को कौन सा ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जा सकता है। अगर इसमें थोड़ी सी भी कोई चूक होती है और गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड जो है वह गलत व्यक्ति को चढ़ जाता है तो इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए ब्लड ग्रुप जानना बेहद ही इम्पॉर्टेंट था। मैंने अपनी लैंग्वेज में कोशिश किया आपको समझाने की और उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ में भी आई होगी। यहाँ इस चार्ट में भी सारी चीज़ लिखी हुई है। देखिए यहाँ लिखा है कैन डोनेट ब्लड टू, तो ए ब्लड ग्रुप वाला किसे किसे डोनेट कर सकता है ब्लड, ये ए को कर सकता है और ए बी को कर सकता है। ए बी इसीलिए एक्सेप्टर कहलाएगा। आप देखेंगे कि ये सभी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले रहा है। बी किसे अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, खुद बी ब्लड ग्रुप वाले को और ए बी ब्लड ग्रुप वाले को। ए बी अपना ब्लड किसे डोनेट कर सकता है, ए बी को, और ओ अपना ब्लड सभी को डोनेट कर सकता है, इसीलिए ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। बात हुई लेने की अगर, तो ए ब्लड ग्रुप वाला ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाला बी और ओ से ले सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला ए बी और ओ से ले सकता है और ओ ब्लड ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकता है। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले को बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि ओ ब्लड की बड़ी शॉर्टेज होती है। ये दे तो सभी को सकते हैं लेकिन जब इनको ज़रूरत रहती है तो इन्हें आसानी से ब्लड नहीं मिल पाता है। तो ये तो फ्रेंड्स रही हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम की पूरी कहानी। लगभग हर वो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है जहाँ से एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन बनने की कोई पॉसिबिलिटी होती है। बाकी हम कल का जो वीडियो आएगा वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो अगर कहीं भी कुछ भी छूटा होगा तो वो भी कवर हो जाना है। हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट कल देख लेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव ज़रूर बताया करिए और अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम फिर से कुछ नया लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।